हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। आज हम हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर को डिकोड करने वाले हैं जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एकदम मेक और ब्रेक है। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यस सर। ऑनेस्टली हिस्ट्री पढ़ते वक्त यही लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब बस बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और धुआं उगलती मशीन्स, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चंस देखते ही दिमाग घूम जाता है। आई एम सुपर एक्साइटेड टू डिकोड दिस रियलिटी टुडे। एग्जैक्टली। और इस दिमाग घूमने की वजह है एक मिथ। ये जो इमेज हम देखते हैं, ईटी पॉल की 1900 में आई डॉन ऑफ द सेंचुरी, इसने एक नैरेटिव सेट कर दिया था। इसमें एक गॉडेस ऑफ प्रोग्रेस मशीन्स और रेलवेज के बीच उड़ रही हैं। वेस्टर्न दुनिया ने हमें यही मनवा दिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब बस रातों रात एक यूटोपिया और फैक्ट्रीज का आना था। जैसे फैक्ट्रीज नहीं आई तो प्रोग्रेस ही नहीं हुई। तो आज के इस सेशन का हमारा मेंटल मैप क्या होगा? हम 6 हाई यील्ड एरियाज कवर करेंगे। पहला, द इंडस्ट्रियलाइजेशन मिथ, फिर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्रिटिश कॉटन एंड स्टीम, द वीवर्स ट्रेजेडी, उसके बाद राइज ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और आखिर में द WW1 बूम। ये सारे टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सर, हमारा पहला टॉपिक ही द इंडस्ट्रियलाइजेशन मिथ है। तो क्या सच में फैक्ट्रीज लार्ज स्केल प्रोडक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं थी? आमतौर पर तो सब यही सोचते हैं ना। बिल्कुल नहीं, और यही सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप है। मेंस के लिए इस कीवर्ड को ध्यान से समझो, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो का मतलब ही होता है अर्ली फॉर्म। फैक्ट्रीज आने से बहुत पहले ही इंटरनेशनल मार्केट के लिए मैसिव स्केल पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था। और ट्विस्ट ये है कि ये शहरों में नहीं, गांव में हो रहा था। टाउन के मर्चेंट्स गांव के किसान और आर्टिसंस को एडवांस पैसा देते थे और उनसे प्री फैक्ट्री प्रोडक्शन करवाते थे। चलो इस प्री फैक्ट्री सप्लाई चेन की क्रोनोलॉजी देखते हैं। ये सीक्वेंस बेस्ड एमसीक्यूज के लिए एक जबरदस्त ट्रिक है। पहले टाउन मर्चेंट कैपिटल लाया, वो वुल खरीदकर वुल स्टेपलर को देता है जो उसे सॉर्ट करता है। फिर वो स्पिनर के पास जाता धागा बनने, उसके बाद वीवर, फिर फुलर और एंड में डायर। और एक मस्ट नो एमसीक्यू फैक्ट बताऊं, इन सब का फिनिशिंग टच कहाँ होता था? लंदन में। इसीलिए तब लंदन को इंटरनेशनल मार्केट का फिनिशिंग सेंटर कहा जाता था। ओह, आई गेट इट नाउ। तो जब फैमिली मेंबर्स अपने ही घर पर मिलकर स्पिनिंग कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्शन डिसेंट्रलाइज था। कोई एक मैसिव फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि हर घर अपने आप में एक प्रोडक्शन यूनिट था। आर्टिजन्स खेती भी कर रहे थे और स्पिनिंग भी। स्पॉट ऑन। अब नैरेटिव को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उस फेज में चलते हैं जब ब्रिटेन में एक्चुअली फैक्ट्रीज आना शुरू हुई। यहाँ एक और क्लासिक एग्जाम ट्रैप छिपा है। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए कि 1840 तक अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन में लीडिंग डायनामिक सेक्टर कौन सा था, बहुत से लोग आयरन या स्टील मार्क कराते हैं, लेकिन सही आंसर है कॉटन। इन्वेंशंस ने गेम चेंज कर दिया था। जैसे स्पिनिंग जेनी, इसने एफिशिएंसी इतनी बढ़ा दी कि एक वर्कर एक साथ कई स्पिंडल्स घुमा रहा था। और रिचर्ड आर्कराइट का नाम बिल्कुल याद रखना, क्योंकि इन्होंने ही मॉडर्न कॉटन मिल बनाई थी जहां सारा प्रोसेस एक छत के नीचे आ गया। अब एक छोटा सा ट्रिविया देखो, 321। ये अर्ली 19th सेंचुरी के पूरे इंग्लैंड में टोटल स्टीम इंजन्स का काउंट था। वेट, स्ट्रिक्टली 321? स्टीम इंजन तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा सिंबल है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन एक्चुअली काफी स्लो था। शायद इंडस्ट्रियलिस्ट को डर था कि ये महंगी मशीन्स खराब ना हो जाएं और मेंटेनेंस भारी ना पड़े। बिल्कुल। पर सर, जब ब्रिटेन में ये फैक्ट्री बूम आया तो उसका हमारे इंडियन टेक्सटाइल्स पर क्या असर पड़ा? क्योंकि तो पूरे यूरोप में जबरदस्त डिमांड थी ना। यहीं से इंडियन वीवर्स की ट्रेजेडी शुरू होती है। इस कॉन्ट्रास्ट को समझो। जो पुराने सप्लाई मर्चेंट्स थे वो गांव में रहते थे, वीवर्स के साथ उनके रिलेशंस थे, क्राइसिस में मदद करते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी जगह गुमास्ताज को भेज दिया। ये कंपनी के पेड सर्वेंट्स थे, गांव वालों के लिए टोटली आउटसाइडर्स और बेहद एरोगेंट। इन्होंने वायलेंट मोनोपोली जमा ली। थोड़ी सी भी लेट लतीफ़ी होने पर सिपॉयज और पियान्स आकर वीवर्स को बुरी तरह पीटते थे। अगर मेंस में डिक्लाइन ऑफ वीवर्स पर 10 मार्क का क्वेश्चन आए तो ये ट्रिपल थ्रेट फ्रेमवर्क सबसे सॉलिड स्ट्रक्चर देगा। पहला फैक्टर था कि मैनचेस्टर से सस्ते मशीन मेड गुड्स आने लगे, जिसने इंडियन मार्केट को पूरी तरह फ्लड कर दिया। दूसरा, गुमस्ताज के मोनोपोली ने वीवर्स की बार्गेनिंग पावर खत्म कर दी, उन्हें डेट ट्रैप में फंसा दिया। और तीसरा, सबसे फेटल ब्लो था यूएस सिविल वॉर के चलते ब्रिटेन को अमेरिका से कॉटन मिलना बंद हो गया, तो उन्होंने इंडिया से रॉ कॉटन उठाना शुरू किया। इससे इंडियन वीवर्स के लिए रॉ मटेरियल इतना महंगा हो गया कि उनका बिजनेस बिल्कुल अनवायबल बन गया। ये तो सच में डेवास्टेटिंग था। लेकिन क्या उस वक्त इंडियंस ने इस सिचुएशन को बस चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया, या इकोनॉमिकली लड़ने का कोई नया रास्ता निकाला गया?
रेजिलियंस तो इंडियन हिस्ट्री का कोर है ना। यहीं से एंट्री होती है हमारे अर्ली इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट की, जैसे द्वारकानाथ टैगोर। ये उन अर्ली विजनरीज में से एक थे जिन्होंने कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद 1830 और 40 के दशक में 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनाई और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का फाउंडेशन रखा। ये फैक्ट्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हाई यील्ड हैं। इन अर्ली एंटरप्रेन्योर्स ने कैपिटल आखिर जुटाई कहां से? द्वारकानाथ टैगोर बंगाल से थे, जेन टाटा जैसे पारसीज बॉम्बे से थे, और सेठ हुकुमचंद एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे। पर इन सब में एक बहुत बड़ी कॉमनैलिटी थी, द चाइना ट्रेड। ब्रिटिशर्स इंडिया से ओपियम चाइना भेजते थे और वहां से टी इंग्लैंड जाती थी। हमारे अर्ली इंडियन मर्चेंट्स ने इसी नेटवर्क में जूनियर प्लेयर्स की तरह काम करके अपना इनिशियल कैपिटल एक्यूमुलेट किया था। यह सच में फैसिनेटिंग है कि ओपीएम और टी ट्रेड की कैपिटल ने आगे चलकर इंडिया के इंडस्ट्रियल बेस को फंड किया। और सर, इस पूरे प्रोसेस में सूरत और हुगली जैसे पुराने ट्रेडिंग सेंटर्स डिक्लाइन हो गए थे ना, और उनकी जगह बॉम्बे और कलकत्ता जैसे नए पोर्ट सिटीज का राइज हुआ, जिसने इंडिया की इकोनॉमिक ज्योग्राफी को पूरी तरह शिफ्ट कर दिया। एकदम परफेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर, द WWI इंडस्ट्रियल बूम। चलिए देखते हैं कि कैसे एक डिस्ट्रक्टिव ग्लोबल वॉर ने अनएक्सपेक्टेडली इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचा लिया। इस कॉज़ैलिटी चेन को अच्छे से समझना ये ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट्स एनालाइज करने के लिए बहुत क्रिटिकल है। जैसे ही यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, ब्रिटेन की सारी मिल्स आर्मी की नीड्स के लिए वॉर प्रोडक्शन में लग गई। इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया में आने वाले मैनचेस्टर इंपोर्ट्स अचानक रुक गए। उस खाली मार्केट को फिल करने का मौका हमारी इंडस्ट्रीज को मिल गया। ऊपर से ब्रिटिश आर्मी ने इंडियन फैक्ट्रीज को वॉर नीड्स जैसे जूट बैग्स, टेंट्स और यूनिफॉर्म्स बनाने के ऑर्डर्स दे दिए, और इस तरह इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एकदम से बूम कर गया। और एक और अमेजिंग पॉइंट, इस बूम में सिर्फ बड़ी फैक्ट्रीज ही नहीं आगे आई, बल्कि हैंडलूम वीवर्स ने भी स्ट्रांगली compete किया। इसका क्रेडिट एक छोटी सी टेक्निकल इनोवेशन को जाता है, द फ्लाई शटल। ये एक सिंपल मैकेनिकल डिवाइस थी जो रोप्स और पुली से चलती थी। इस एक डिवाइस ने पर वर्कर प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ा दी और वाइडर कपड़े बुनना इतना आसान कर दिया कि हमारे वीवर्स ने बिग मिल्स के सामने भी स्ट्रांगली अपना ग्राउंड होल्ड किया। तो अगर मैं इस पूरे टाइमलाइन को रिवाइज करूं, स्टोरी शुरू हुई कंट्री साइड में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से, फिर ब्रिटेन में कॉटन लेड फैक्ट्रीज आईं। उस मैसिव प्रोडक्शन ने इंडिया में वीवर्स की ट्रेजेडी लिखी, जिन्हें गुमास्तास और चीप इंपोर्ट्स ने बर्बाद किया। पर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने चाइना ट्रेड से कैपिटल जुटाई, और फाइनली WWI के वक्त एक अनएक्सपेक्टेड बूम आया जिसने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मजबूत किया। राइट, एकदम प्रिसाइज समरी। और इसी के साथ वापस हम उस शुरुआती मिथ पर आते हैं। हिस्ट्री बुक्स अक्सर इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक वंडरफुल स्टोरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बताती हैं, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि इस ट्रायम्फेंट वेस्टर्न नैरेटिव की असली कीमत किसने चुकाई। इसके पीछे घुमासतास की एरोगेंस थी, वीवर्स की मजबूरी थी, और कोलोनियलिज्म का डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन था। तो आज के इस सेशन को हम एक बहुत ही पावरफुल एनालिटिकल थॉट के साथ कंक्लूड करेंगे। Did industrialization bring progress for all, or did it merely shift exploitation and poverty to the colonies? ये प्रॉम्प्ट आपकी मेंस ऐसे राइटिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत मददगार साबित होगा। इस पर डीपली सोचिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में। कीप स्टडीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।